तो बच्चों आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1 क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन और उसके इक्वेशन। इसमें से क्वेश्चंस जो मेन बनते हैं वो खासकर आपके रिएक्शंस होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट इसमें कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एमसीक्यू में कवर हो सकते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग आज डिटेल में कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले याद रखिए, कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं जो बैलेंस नहीं होते, तो उन अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को कहा जाता है स्केलेटल इक्वेशंस। और कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं जो ऑलरेडी बैलेंस्ड होती हैं, हमें इन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आप Zn को H2SO4 में डालेंगे, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे, तो आप देखते हैं यहाँ पर आपका ZnSO4 प्लस आपका बनेगा H2। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन आपके 2 एटम्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। यहाँ अगर सल्फेट को देखेंगे तो एक यहाँ पर पॉली एटम है, और यहाँ पे भी सल्फेट एक पॉली एटम है, और यहाँ पर जिंक एक एटम है आपका, और यहाँ पे भी जिंक एक एटम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी आपके एलिमेंट्स और जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये सब रिएक्टेंट साइड होता है। ठीक है बच्चों, जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं सब्सटेंसेस, और जो राइट साइड में है इसको हम लोग प्रोडक्ट साइड कहते हैं, जो कि रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद जो नए आपके सब्सटेंस बनते हैं उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग यही देखते हैं कि जितने भी आपके एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो सारे के सारे आपके रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में सेम होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, हम इसके बारे में आगे जानेंगे। ये आप देख सकते हैं कि जब आप केमिकल रिएक्शन कैसे कहते हैं, तो ये भी थोड़ा याद रख लीजिए। ये कुछ नहीं, बस एक प्रोसेस है जिसमें आपके न्यू सब्सटेंस बनते हैं, और जब न्यू सब्सटेंस बनते हैं तो उनके न्यू प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी के साथ में बनता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके कुछ रिएक्शंस मिलके न्यू सब्सटेंस बनाते हैं न्यू प्रॉपर्टी के साथ। इस वर्ड को मत भूलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिस प्रोसेस से, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब रिएक्टेंट किसे कहते हैं, एज आई सीड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, कि केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेते हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट, और जो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस बनते हैं उन सब्सटेंस को कहा जाता है आपका प्रोडक्ट। अब केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हैं कि किस किस रूप में देख सकते हैं, जैसे फूड का डाइजेशन होना, रेस्पिरेशन होना, आपका आयरन का रेस्टिंग होना, आपके मैग्नीशियम रिबन का जलना, या आपके दही का बनना। ये मैग्नीशियम रिबन जो आपका फॉर्मेशन होता, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो Mg को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो आपका MgO बनेगा। ठीक है, ये आपका रिएक्शन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अनबैलेंस्ड है। कैसे देखिए, यहाँ पे Mg1 है, यहाँ पे भी Mg1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो हमें 2 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 2 नहीं लगा सकते। अगर हमें 2 को ऐड करना होगा तो ये बीच में भी नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब इस 2 को हमें आगे लिखना पड़ेगा, जिससे ये जो 2 है वो Mg के एटम के साथ भी इंटू हो जाएगा और ऑक्सीजन के एटम के साथ भी इंटू हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 2 आपके Mg हो जाएंगे और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन आपकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मैच कर गया, लेकिन आपका जो मैग्नीशियम है वो राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से मैच नहीं कर रहा है। तो आपको 1 को किस नंबर से इंटू करें कि वो 2 के इक्वल हो जाए। ऑब्वियसली अगर हम इसे 2 से इंटू कर देंगे तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा, तो इसके आगे हमें 2 लगाना पड़ेगा। नाउ यू कैन कंसीडर इट एज अ बैलेंस्ड इक्वेशन बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स आर सेम इन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज इन द प्रोडक्ट साइड। तो इस तरीके से आप बैलेंस करेंगे, और ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है MCQ के लिए। इसमें सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट जो आपका MCQ बनेगा वो ये है कि जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है उसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर होता है, इसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर होता है। अब ये जो ऑक्साइड का लेयर जो है, जब हम मैग्नीशियम स्ट्रिप को जब जलाएंगे तो ये ऑक्सीजन का जो लेयर है वो सही से रिएक्शन को होने नहीं देगा। इसीलिए इस ऑक्साइड के लेयर को हमें सैंड पेपर से घिस कर निकालना होता है, हमें स्क्रब करके इसे निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही हमें क्लीन मैग्नीशियम स्ट्रिप मिलेगा जिसे हम जलाएंगे और हमारा डिज़ायर्ड जो रिएक्शन है वो हमें मिलेगा। आई होप कि आप ये रिएक्शन समझ गए होंगे। इसके बाद जस्ट हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे आप पहचानोगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। तो आप देखेंगे कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो यहाँ पर जो स्टेट होता है आपके रिएक्टेंट का वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ हाइड्रोजन गैस लिया और फिर हमने ऑक्सीजन गैस लिया।
जब इन दोनों को कंबाइन किया तो हम लोगों का बन जाता है H2O, जो कि लिक्विड फॉर्म है। एज आप देख सकते हैं कि ये गैस है और ये गैस है रिएक्टेंट साइड, और वहीं प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर ये लिक्विड है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है। इसके बाद कलर में चेंज होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है, तो आप जब लिखते हैं चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, तो उसके साथ एक एग्जांपल भी लिखना होगा, तभी उसे हम ज़्यादा वैलिड आंसर मानेंगे। अब चेंज इन कलर में हम देखते हैं कि जो कॉपर है, कॉपर का कलर हम जानते हैं कि ये ब्राउन होता है। अब जैसे ही हम इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये आपका कॉपर ऑक्साइड का लेयर बनाता है, जो जनरली आपका ब्लैक कलर का होता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये ब्राउन से ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो कलर में चेंजेस आता है। इसके बाद हम टेम्परेचर में चेंज देखेंगे। तो टेम्परेचर में चेंज दिखाने के लिए आपका सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो है आपका, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को जो वाटर के अंदर डालोगे या मिक्स करोगे तब आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ आपका हीट भी निकलेगा। तो ये जो हीट निकल रहा है ना, इससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ये जहाँ की रूम टेम्परेचर पे होता है, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर को जब मिलाते हैं तो बाद में यही आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बट इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें हीट आपका रिलीज़ होगा। अब हम जो अगला जो चेंज देखते हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वो है आपका गैस का इवोल्यूशन होना, यानी कि गैस का निकलना। तो इसका सिंपल उदाहरण है कि जब आपका Zn यानी कि जिंक रिएक्ट करता है आपके H2SO4 से, जो कि मैं अर्लियर भी बता चुका हूँ, तो इसमें आपका बनेगा ZnSO4 यानी कि ये सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ आपका निकलेगा हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो एक गैस है जो कि लिबरेट हो रहा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें आपका गैस का इवोल्यूशन होता है, यानी कि रिलीज ऑफ गैस होता है। तो इस तरीके से आपने चारों के चारों यहाँ पर कवर कर दिए। ठीक है, आप नोट भी लिखते रहिएगा क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नोट्स आप जितना लिखेंगे ना उतना आपको हेल्प होगा आगे चीज़ों को और भी कम से कम टाइम में समझने के लिए। तो नोट्स आप बनाते रहिएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से जब आपका केमिकल रिएक्शन होता है तो कैसे आपका SCTG चेंज आता है। S से याद रखिए स्टेट, C से याद रखिए कलर, T से याद रखिए टेम्परेचर और G से याद रखिए गैस, और ये गैस इवॉल्व होता है। तो SCTG आप इसे इस तरीके से याद कर रख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब है आपका केमिकल इक्वेशन। जब आपका केमिकल रिएक्शन को आप केमिकल इक्वेशन के द्वारा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग यूजुअली एलिमेंट के सिंबल्स का यूज़ करते हैं और जो केमिकल फार्मूला होता है आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का, हम उनके सिंबल्स को दिखाते हैं। और यहाँ पर याद रखिए इनके फिजिकल स्टेट्स को दिखाना मैंडेटरी होता है। अगर वो सॉलिड है तो स्मॉल s से दिखाएंगे, लिक्विड है तो स्मॉल l से दिखाएंगे। एक्वस यानी कि AQ आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एक्वस। और एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन। और आपका अगर गैस में आ रहा है तो ये स्मॉल g होगा, याद रखिए। इसके बाद कुछ आपके नेसेसरी कंडीशन होते हैं किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। कुछ आपके नेसेसरी कंडीशन होते हैं एक रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, जैसे टेम्परेचर हो गया या आपका प्रेशर हो गया या कोई कैटलिस्ट। अब यहाँ पे कैटलिस्ट के बारे में जानिए। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन जो आपकी, याद रखिए, केमिकल रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज़ कर सकते हैं या तो डिक्रीज़ कर सकते हैं। बट ये जो सब्सटेंस है कैटलिस्ट, ये केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, यानी कि उसमें भागीदारी नहीं लेता। ये चीज़ याद रखिए। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर सकता है या डिक्रीज़ कर सकता है, ठीक है, बट विदाउट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, उसमें भाग नहीं लेता है। अब इन सारे कंडीशंस को आपको कहाँ लिखना होता है, तो ये बता रहा है कि ये जो एरो होता है ना बीच में, वहाँ पे लिखना होता है। अब आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देंगे तो और भी अच्छे से आप समझ जाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं
कि आपका जो फोटोसिंथेसिस है उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है और वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और इसी के साथ साथ हमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है और क्लोरोफिल, ये चीज़ याद रखिए, क्लोरोफिल। ठीक है। अब ये जो सनलाइट और जो क्लोरोफिल, ये नेसेसरी कंडीशन है। इन्हें आप एरो के या तो ऊपर लिखेंगे या तो नीचे लिखेंगे, फिर आप प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी नेसेसरी कंडीशन है वो या तो एरो के ऊपर लिखेंगे या तो एरो के नीचे लिखेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। अब सवाल ये है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करते हैं। तो हमें कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को यहाँ पर प्रूफ करना होता है, जिसके तहत हम केमिकल रिएक्शन में ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या केमिस्ट्री के शब्दों में आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में सेम रहने चाहिए। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ कि केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों जगह पर सेम रहने चाहिए नंबर ऑफ एटम्स। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं वो जानेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं, आपको यहाँ पर फॉरवर्ड जंप बैकवर्ड जंप जैसा एक ट्रिक करना होगा, जिससे कि आप इजीली किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है आपका आयरन। यहाँ पे देख सकते हैं आयरन का एक एटम है, और यहाँ पे अगर आप आयरन को देख रहे हो तो फिर आपको इधर आयरन को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आयरन के 3 एटम्स हैं। अब फिर यहाँ पर आप आ जाओ तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इधर 2 है, और वहीं इधर भी आपका हाइड्रोजन 2 है। अब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन इधर ओनली 1 है, और वहीं इधर ऑक्सीजन की बात करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। सबसे पहले आप इनके नंबर्स को लिख दीजिएगा, इसके बाद इसे बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आयरन यहाँ पे 1 है और इधर है 3, और ऑक्सीजन है इधर 4 और इधर मात्र 1 है। तो हम इसे क्या करेंगे, 4 से इंटू करेंगे, तो 4 को आगे लिखना पड़ेगा। तो अब जैसे ही 4 को आगे लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 8, और ऑक्सीजन यहाँ पे जो 1 था वो हो जाएगा अभी 4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बारी, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 2 है और इधर हाइड्रोजन देखिए 8 है। तो मैं इस हाइड्रोजन को किस नंबर से इंटू करूँ कि ये मेरा 8 के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए बच्चों, 8 के इक्वल हो जाए। अब मैं ये चीज़ देखूँगा। अब मुझे इसे 8 से इंटू करने के लिए 4 से इंटू करना पड़ेगा, यानी कि 8 करने के लिए 4 से इंटू करना पड़ेगा, यानी कि मैं H2 के सामने 4 लगा दूंगा। अब यहाँ पर ये दोनों भी हो गए, 8 से ये भी 8 हो गया। अब आयरन की तरफ देखेंगे तो आयरन यहाँ पर 3 है, इधर आयरन 1 है, यानी कि हमें इसको 3 बनाने के लिए 3 से इंटू करना पड़ेगा, यानी कि आगे आप 3 लगाएंगे। तो यहाँ से आपका फेरस भी या आपका आयरन भी बैलेंस हो जाएगा। आई नो बहुत ही हौच पौच हो गया है, बट समझ जाएंगे, मुझे ऐसा लगा। बहुत इजी है, थोड़ा राइटिंग इधर उधर हो गया है। फिर से एक बार बता देते हैं, ये यहाँ पे 1 है और ये यहाँ पे 3 है, तो हमें इसे 3 बनाने के लिए 3 से इंटू कर देंगे, तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है आपका 4, ठीक है, बट इधर ऑक्सीजन है 1, हमें इसे 4 करने के लिए 4 से इंटू करना पड़ेगा, बट दिक्कत ये है 4 बीच में नहीं लगा सकते, तो ये हाइड्रोजन से इंटू होगा। अब हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 8, बट यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है, तो इसे 8 करने के लिए हमें 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ हमने इसे 4 से इंटू कर दिया। तो इस तरीके से Fe के आगे 3, H2O के आगे 4 और H2 के आगे 4, 3 4 4। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इसे बैलेंस कर लेंगे। ये बैलेंसिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैलेंस नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसे बैलेंस कीजिएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम देखेंगे 2 या 2 से ज़्यादा जब रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कोयला है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। वही यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट जुड़ के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसी तरीके से वाटर का भी देखिए, हाइड्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका वाटर बना रहे हैं, और ये भी देखिए सिंगल प्रोडक्ट है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एक और रिएक्शन जो दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विकलैम कहा जाता है। जब इसको वाटर में जब डालेंगे तो जैसे ही आप इसे वाटर में डालोगे तो आपका यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे स्लिक्विड लाइम भी बोला जाता है। और इसके साथ साथ याद रखिए यहाँ पर हीट भी रिलीज़ होगा इस रिएक्शन में, खासकर इस रिएक्शन में। तो यहाँ पर आप याद रखिए, जब आपके 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़ते हैं तो यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, और उसके साथ साथ अगर हीट भी रिलीज़ हो जाए तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आया हो। अब यहाँ पर कुछ और आपको रिएक्शंस दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एक्सोथर्मिक। एक है आपका नेचुरल गैस का जलना। नेचुरल गैस का जो फॉर्मूला होता है CH4 होता है, जिसे आप लोग मीथेन भी कहेंगे। आने वाले आपके कार्बन चैप्टर में आप इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। मीथेन होता है आपका जो नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होता है। ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ये आपको दिखाएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम जो रेस्पिरेशन करते हैं वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो आपका फॉर्मूला C6H12, इसे बोला जाता है ग्लूकोज। जब ये हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो ये उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर और एनर्जी निकलता है, और इस रिएक्शन को एरोबिक रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट हमारे रिएक्शन की तरफ जाएंगे, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक सिंगल जो कंपाउंड होगा, या एक सिंगल आप रिएक्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल रिएक्टेंट जो कंपाउंड है, अगर वो स्प्लिट हो जाए 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस, या प्रोडक्ट साइड में, याद रखिए प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में एक सिंगल कंपाउंड होगा, ठीक है। और वहीं अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखोगे 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस होंगे, तो इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर फैक्टर्स मेन होते हैं, उसके हिसाब से इसे 3 तरीकों में बांटा गया है। अगर आप हीट को देकर अगर डिकम्पोजिशन करते हैं तो इसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। और इसके कुछ आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कलर याद रखना है। ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। जब इसे हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों निकलते हैं, जो कि चोकिंग आपको एक्सपीरियंस देंगे, आपका नोज चोक हो जाएगा। इसके बाद आपका लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जब आप इसे हीट करोगे तो आपका ये 2 आपके प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। एक है क्विकलैम कैल्शियम ऑक्साइड, और एक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये आपका सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, याद रखिए। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आपका कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ होता है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एक चीज़ याद रखना है, आपका जो वॉल है इसे हम लोग वाइट वॉशिंग करते हैं। ये जो आप वाइट वॉशिंग करते हैं तो इसमें आप जनरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि आपके वॉल को शाइनी इफेक्ट देता है। याद रखिए, आपके वॉल को शाइनी इफेक्ट देता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और कब होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपका स्लिक्विड लाइम या जो चूना आप लगा रहे हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दीवार को लगाते हैं, वो जब रिएक्ट करता है। आई होप दिस ऑल रिएक्शंस मे बी यू हैव गॉट इट नाउ। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलेंगे, जो कि है लेड नाइट्रेट। आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला। जब इसे हीट किया जाता है तो लेड ऑक्साइड निकलेगा और आपका निकलेगा कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और याद रखिए, इसका जो गैस का कलर होता है वो ब्राउन गैस। ये कैसा होता है? ब्राउन गैस होता है जब ये आपके बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब से निकलेगा तो। और साथ में इसमें ऑक्सीजन भी निकलता है। याद रखिए, अगर कोई एक रिएक्शन पूछ ले जहाँ पर आपका ऑक्सीजन भी निकलता है तो आप आराम से बता दीजिएगा। हाँ, इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अगर डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रिसिटी पास करके किया जाता है तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक कहेंगे। वाटर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो याद रखिए, आपके एनोड पे ऑक्सीजन आपका इकट्ठा होगा, और वही आपके कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। और इस पे एक फेमस क्वेश्चन भी बनता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो आपका 2 टाइम्स होता है हाइड्रोजन गैस के। यानी कि हाइड्रोजन गैस अगर 8 ग्राम है तो ये 16 ग्राम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वाटर का फॉर्मूला होता है H2, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम। इसी की वजह से आपका जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन का डबल होता है आपके ऑक्सीजन के वॉल्यूम से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आई होप कि आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपका डिकम्पोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हो रहा है तो इसे फोटोलाइटिक बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। जब इसे आप सनलाइट में रखते हैं तो इसमें आपका सिल्वर और क्लोरीन गैस निकलेगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, ये सनलाइट से रिएक्ट ना करें, इसीलिए इसे ब्लैक कलर के बॉक्स में रखा जाता है ताकि सन के रेज इस पर ना गिरे। अगर सन का रेज गिरेगा सिल्वर क्लोराइड पे तो ये सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और याद रखिए,
सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो होता है वाइट, बट जो आपका रिएक्शन होने के बाद ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन हैं, आपको याद रखना है, इन्हीं पे आपका एमसीक्यूज बनेगा। तो जो जो बताया जा रहा है उसको अगर नोट भी कर ले तो काफ़ी उम्दा रहेगा। इसके बाद का जो दूसरा एग्जांपल जो दिया है आपका सिल्वर ब्रोमाइड का, इसे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता था। अब हम जानेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि अगर आपको रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करना है या उसे तोड़ना है सिंपल सब्सटेंसेस में, तो आप हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आप एनर्जी को लेते हो या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है आपके रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो ऐसे रिएक्शंस को एंडोथर्मिक कहा जाता है। आपने नोटिस किया होगा डिस्प्लेसमेंट में जितने भी रिएक्शंस थे वहाँ पे हम हीट का यूज़ कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे थे। तो इस तरीके से ज़्यादातर जो आपके डिकम्पोजिंग रिएक्शंस होते हैं वो आपके एंडोथर्मिक होते हैं, जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अभी हम चल लेते हैं हमारे अगले जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर याद रखिए सॉल्ट सॉल्यूशन में आप क्या देखेंगे कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप पता कैसे लगाएंगे कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है? तो इसके लिए एक आपका रिएक्टिविटी का एक टेबल होता है, ठीक है, जिसे हमें जानना होता है, और वो है आपका, याद रखिए, मैं एक आपको एक राइम बताऊंगा, उससे वो हेल्प करेगा आपको याद रखने में। याद रखिए, किया नहीं कॉल मुझे आपने, ज़िंदगी फिर पा लिए, हंसा कम हंसी आई, एयू AJAU। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, किया नहीं कॉल मुझे आपने, ज़िंदगी फिर पा लिए, हंसा कम हंसी आई आऊँ। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब जो जितना ऊपर होगा उसका रैंक माने उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो अगर हम ऊपर के रिएक्शन में अगर देखें, यहाँ जो दिया है पिंक कलर में, कॉपर और आप आयरन को देखिए, क्या आयरन कॉपर से पहले आता है? तो ये रहा आपका कॉपर और उससे बहुत आगे आ रहा है आपका आयरन। इसका मतलब जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पर जो आयरन है वो सल्फेट को लेके चला जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप सिंपली जनरली ऐसे समझ सकते हैं, A + BC गिव राइज। अब ये A क्या करेगा, C को लेके भाग जाएगा और बेचारा B अकेला रह जाएगा। बट इसके लिए कंडीशन है कि A को ज़्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा आपके C से। ऐसा ही टोल्ड यू कि आपको याद रखना है वो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब इस रिएक्शंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर होता है ब्लू, और इसमें आयरन नेल को डाला जा रहा है जो कि सिल्वरी कलर का होता है। अब जैसे ही इस आयरन को डालेंगे तो आयरन जो है वो ब्राउनिश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट। अभी हम यहाँ एक और चीज़ ध्यान देंगे कि जो आपका कॉपर सल्फेट है जिसका कलर ब्लू होता है, ये आपका डर्टी ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर जब रिएक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मेंशन किया गया कि Zn जो है वो ज़्यादा आपका रिएक्टिव होता है कॉपर से। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको आप कुछ इस तरीके से समझिए कि आपका जो रिएक्शन है ए भी रिएक्ट कर रहा है CD से, तो A लेके भाग जाएगा D को और C लेके भाग जाएगा B को। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड में जो आपके कंपाउंड्स हैं, दो कंपाउंड्स के बीच में आयन्स का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से आपका न्यू कंपाउंड्स बनता है। तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। याद रखिए, दो कंपाउंड होने चाहिए रिएक्टेंट साइड में आपका आयन्स का म्यूचुअल एक्सचेंज होना चाहिए, तभी आपका क्या बनते हैं, जो नए कंपाउंड बनेंगे आप उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे भी देखो आपको कुछ इसी तरीके से दिख रहा होगा, यह है AB और यह है CD। A लेके चला गया D को तो आपका बन गया बैरियम सल्फेट, और C लेके चला गया B को तो आपका बन गया सोडियम क्लोराइड। अब ये जो बैरियम सल्फेट है ये आपका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। जब आपका प्रेसिपिटेट बनता है रिएक्शन में तो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये वाला रिएक्शन थोड़ा याद रखिए, आपके एग्जाम में गिर सकता है इस बार, कि पोटेशियम आयोडाइड को जब आपके लेड नाइट्रेट के साथ मिलाया जाएगा, देखो ये भी कुछ इसी तरीके से ABCD, ये जो CD में ही पूरा आएगा, ठीक है। तो आपका A जो है वो D को लेके चला जाएगा, C B को लेके चला जाएगा, तो ये आपका लेड आयोडाइड बन गया और पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। अब यहाँ पे कलर याद रखें, यहाँ पे येलो कलर का प्रॉपर्टी बनेगा लेड आयोडाइड का। इसी तरीके से आपका KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, जिसमें A D को लेके चला जाएगा इसलिए पोटेशियम आयोडाइड बनेगा, और आपका जो ब्रोमाइन है वो आपके Ba को लेके चला जाएगा, बैरियम को लेके चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका बन गया बैरियम ब्रोमाइड। तो इस तरीके से आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म।
अभी हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों को जानेंगे। शॉर्ट स्टडीज पे क्वेश्चन गिरता है। ऑक्सीडेशन में आप देखेंगे रिएक्टेंट से ऑक्सीजन का एडिशन होगा और एक रिएक्टेंट से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, तब हम उसे ऑक्सीडेशन कंसिडर करेंगे। यहाँ पे जनरली कुछ इस तरीके से याद रखिए, जैसे देखिए ये है BO और यहाँ पर आपका बन गया AO प्लस B। अब यहाँ पर A के साथ O नहीं था, इधर O आ गया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे O है, यहाँ पे O चला गया तो ये रिड्यूस हो गया। लीजिए ये बन गया आपका, आपको पता चल गया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होगा। सिंगल था, O के साथ चला गया, अगर O इसके बगल में आ गई तो ऑक्सीडाइज। O पहले से थी बट प्रोडक्ट साइड में हम क्या देख रहे हैं, O भाग गई, इसको छोड़ गए, तो इसका मतलब ये रिड्यूस हो गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें सबसे मेन है आपको एग्जांपल्स ही याद रखने हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो गया। अब कॉपर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आप जलाएंगे कॉपर को तो आपका बनेगा कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। फिर से बता रहा हूँ, कलर याद रखिएगा, ब्राउन से ब्लैक हो जाता है। फिर जैसे ही आप ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्सीजन के ऊपर जब हाइड्रोजन को ले जाते हो और हीट करते हो तो ये दोबारा से आपका ब्राउन कलर में आ जाता है, ठीक है, ब्राउन कलर में वापस आ जाता है। याद रखिए, कलर याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। पहले ऑक्सीडाइज था, ये रिड्यूस हो गया, बट हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज मैंने रिड्यूस था जो कि ऑक्सीडाइज हो गया इधर आकर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, बस कुछ नहीं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर देखिए, यहाँ रिएक्टेंट पे ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट की साइड चला गया तो ये रिड्यूस हो गया। यहाँ पे देखिए सिंगल है, इधर वो आ गया इसके साथ तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। इसी तरीके से आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, यानी थोड़ा ध्यान देना है और आपका आंसर निकल जाएगा। जब आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ये याद रखिए। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन गिव राइज रिडॉक्स, ये दोनों मिलके अगर एक साथ हो तो इससे आपका रिडॉक्स रिएक्शन बनता है। ये आप चीज़ याद रखिए, भूलना नहीं। MCQ के नज़रिए से ये वाला जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ में क्या इफेक्ट है, कोरोजन, ठीक है। जब आप मेटल को मॉइस्चर, एयर, एसिड में छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए तो उस मेटल के ऊपर ना एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाता है जो मेटल को वीक कर देगा। और इस टाइप के मेटल जहाँ पर आपका ऑक्साइड हाइड्रेटेड लेयर होता है तो उसको हम कोरेटेड मेटल कहते हैं। और जब आयरन का रस्ट होता है तो वो ब्राउनिश कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और आपका जो सिल्वर जो है वो आपका H2S यानी कि सल्फर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कोटिंग कर लेता है। वहीं आपका जो कॉपर है वो मॉइस्ट CO2, याद रखिए, मॉइस्ट CO2 के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बना लेता है, ग्रीन कोटिंग बना लेता है, जो कि केमिकली आप बोल सकते हो क्या, कॉपर कार्बोनेट का लेयर बना लेता है। अब इसको रोके कैसे, तो इसके अलग अलग तरीके हैं। गैल्वेनाइजेशन हो गया आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, या आपका पेंट लगाकर आप क्या कर सकते हैं, इन सभी के सभी कोरोजन जो है उसको आप रोक सकते हैं। इसके बाद जो सबसे अहम है, घरों में भी आपने देखा होगा कि जो फैट और जो ऑयल हैं अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाए तो इससे ना बैड स्मेल और बैड टेस्ट आता है। अभी ऑक्सीडाइज कैसे होंगे, जब इन्हें आप एयर में खुला छोड़ दोगे, ऑयल को या फैट को, बहुत माने खट्टा खट्टा स्मेल आएगा और टेस्ट भी बहुत ख़राब हो जाएगा। अब रोके कैसे, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करके, जैसे सोडियम बेंजोएट जैसे चीज़ों को यूज़ करके, या फूड को आपको एयर टाइट कंटेनर में रखना है कि ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। मॉइस्चर अगर आ गया तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। इसके बाद एयर को हटाकर नाइट्रोजन भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोबियल जो ग्रोथ है वो नहीं होता नाइट्रोजन में। और रिफ्रिजरेशन करना चाहिए, जिससे बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रेंसिडिटी से बचा सकते हो ऑयल और फैट को। तो यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश कीजिए और ना समझ में आने से वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, हो जाएगा। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो याद रखिए, हर एक रिएक्शन का नाम लिख दीजिए और उस केमिकल रिएक्शन को नीचे दो बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। रिएक्शन इसमें काफ़ी ज़रूरी हैं और ख़ासकर इसमें बैलेंस इक्वेशन, मैंने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, तो आपको उसे याद करना पड़ेगा। कुछ रिएक्शंस है जैसे कि मैंने आपको इसमें भी आपको आगाह किया है मैंने कि आपका जो ये जो रिएक्शन है फेरस सल्फेट वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका क्विक लाइम वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये वाला काफ़ी बार गिरा है और क्वेश्चन पूछा जाता है, एनोड पे क्या कौन सा गैस आपका इकट्ठा होता है और कैथोड पे कौन सा गैस इकट्ठा होता है जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ये दोनों ही रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे दोबारा से अच्छे से नोट में लिखिएगा और
यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको कलर ज़्यादा पूछा जाता है, और मुझे लग रहा है कि इस बार ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप इस रिएक्शन को अच्छे से कर लीजिएगा। अब इसके अलावा आपका जो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन में आप मैंगनीज़ वाला कर सकते हैं, जो कि आपकी बुक में है। ये जो आखिर के आपके जो रिएक्शंस दे रखे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक है आपके जैसे ज़िंक ऑक्साइड और कार्बन जब जुड़ते हैं तो आपका ज़िंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। मैंगनीज़ ऑक्साइड और जो आपका HCl जुड़ेगा तो मैंगनीज़ क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस बनेंगे। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स रिएक्शंस में। इसमें पूछा जाएगा कौन ऑक्सीडाइज़ हो रहा है और कौन आपका रिड्यूस हो रहा है। इसमें पूछा जाएगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिड्यूस हो रहे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज़ हो रहे हैं उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आपके चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट हमने भागों पे ध्यान दिया। इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक, तो आपको इस चैप्टर के काफ़ी जो इनसाइट्स हैं उसके बारे में पता चलेगा। और ये चैप्टर वाक़ई बहुत ही अच्छा वेटेज रखती है सीबीएसई के एग्ज़ाम में। कम से कम ये आपको 2 से 3 मार्क दिला देगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।